यही चीज है जो कि एक लीडर को एक गीदड़ से डिफरेंशिएट करती है। जो लीडर होता है वो खड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपने वो मकाम हासिल किया जी, उसके बारे में इस किस्म की गुफ्तगू आपको ज़ेब नहीं देती। पार्टी में हैं शेर अफजल मरवत साहब? बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं जी, इस वक्त तक पार्टी में मौजूद। एक्टिव मेंबर भी हैं? काफी अरसे से एक्टिव नहीं रहे वो। आपकी पार्टी में कौन कब किसको किस वक्त प्लांट किया गया है? एक वो देखें शेर अफजल मरवत साहब थे, अब वो कल तक उन क्राउड पुलर कहला रहे थे, लेकिन आज वो खान साहब के हवाले से बात कर रहे हैं। जी खान साहब ने मेरी बड़ी बेतौकीरी की है और उन्होंने मेरे साथ ज्यादती वगैरह की। वो कहते हैं जेलस है खान साहब मुझसे, इसीलिए पार्टी का ये हाल हो गया। चीज है जो कि एक लीडर को एक गीदड़ से डिफरेंशिएट करती है। जो लीडर होता है वो खड़ा रहता है। मैं अपनी कन्विक्शन की वजह से पिछले 32-33 साल से खान के साथ हूँ, पार्टी का मेंबर जो भी है। मैं अपना काम भी करता था, पार्टी में भी काम करता था, मैंने कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा, लेकिन मैं आज उसके ऊपर मुश्किल वक्त है, आई एम स्टैंडिंग विद हिम। ये लीडर जो है, ये लीडर जो होता है और जो गीदड़ होता है, उसमें फर्क ये होता है कि वो मुश्किल वक्त में अपने लीडर को नहीं छोड़ता। सर लेकिन वो कहते हैं कि मरवत साहब के पार्टी जब मुश्किल वक्त में थी तो मैं फ्रंट पे आया हूं, मैंने पार्टी को मुश्किल से निकाला है, इलेक्शन कैंपेन्स हमने चलाई हैं, जलसे उस वक्त में हमने किए हैं। वो कहते हैं बताएं ना कि कौन निकलता था उस वक्त में बाहर, जो ये लीडर्स हैं। ये बहुत लंबी कहानी है, किसी वक्त बैठ के बात करेंगे जब हमारे पास बहुत वक्त होगा। इस वक्त मैं सिर्फ इतने कहने के ऊपर इत्तफा करूंगा कि जिसकी वजह से आपने वो मकाम हासिल किया जी, उसके बारे में इस किस्म की गुफ्तगू आपको ज़ेब नहीं देती कि वो मुझसे जेलस हैं इसलिए पार्टी का ये हाल हो गया। खान ने जेलस होना है। उनको वैसे पार्टी में सबसे मसला खान साहब से भी मसला है, वैसे लगता यही है। मैं नहीं कुछ कहना चाहता बिकॉज आई डोंट वांट टू फर्दर एग्रवेट द सिचुएशन, यू नो, बट आई होप ही अंडरस्टैंड्स कि इस किस्म के बयानात देने से आप ना लीडर बनेंगे ना खान की पोजीशन को कोई इफेक्ट। सर वो पार्टी में हैं शेर अफजल मरवत साहब? बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं जी, इस वक्त तक पार्टी में मौजूद। एक्टिव मेंबर भी हैं? काफी अरसे से एक्टिव नहीं रहे वो। ओके, अच्छा सर, क्योंकि वो आप उनमें दो जो कमेटीज हैं उनके मेंबर नहीं है, वो कोर कमेटी और पोलिटिकल कमेटी के वो मेंबर। इजलासों वगैरह में भी नहीं जाते? वो मेंबरशिप चूंकि मेंबर नहीं है वहाँ, तो उसमें नहीं, सो रिलेटिवली बहुत इनएक्टिव हो गए। जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर आप लोगों को क्या एतराज है? खान साहब ने और आप लोग कहते हैं कि जी वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक बेंच है वो उसमें नहीं बैठेंगे, क्यों? पिछले आप जब से काजी फायज ईसा साहब, मैं बसद एहतराम अर्ज कर रहा हूँ, आप चीफ जस्टिस बने हैं और उससे पहले का भी जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा, जब हमने एक रेफरेंस उनको मूव किया था और तो उनके बयानात और उनकी बेगम साहबा के बयानात जो हैं, मैंने कुछ देर पहले, कुछ 6-7 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो 13 आइटम्स थे जो कि मैंने प्रेजेंट किए थे एज प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट ही कैरीज अ बायस अगेंस्ट पीटीआई और इमरान खान। इसके अलावा जस्टिस गुलजार साहब के 5 मेंबर बेंच की एक जजमेंट भी है इनके बारे में कि जी ये इमरान खान या पीटीआई के किसी केस में नहीं फ्री। सर एक सेकंड देखिए, ये उस वक्त ये जब खान साहब वजीर आजम थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था। आप जिस फैसले की बात कर रहे हैं साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की, उस केस में ये कहाँ लिखा है कि वो आगे भी जस्टिस काजी फायज ईसा पीटीआई का कोई केस नहीं सुन सकते? फ्यूचरिस्टिक है जी, सारी कुछ है। जजमेंट उस वक्त तक इंटैक्ट रहती है जब तक कि उसको खत्म न किया जाए। अगर ये चाहते हैं कि ये अपने केसेस में बैठे थे, इनको एक लार्जर बेंच बनाना चाहिए था जो उस जजमेंट को एनाल करती, ठीक है, उसके बाद इनका बैठना बन जाता था। लेकिन उसके बावजूद उसमें पीटीआई का लिखा है कि पीटीआई वो खान साहब का था ना, खान साहब के हवाले से, पीटीआई के हवाले से तो नहीं था कि जिससे पीटीआई से मुतालिक किसी बेंच में बैठ सकते। के बारे में है जी, सब हर चीज खान साहब के बारे में। तो पीटीआई से मुतालिक, और वो वजीर आजम थे उस वक्त, तो पीटीआई से मुतालिक बेंच पे तो वो बैठ सकते हैं, केसेस तो सुन सकते हैं। पीटीआई का इंटरेस्ट खान साहब का इंटरेस्ट है, खान साहब का इंटरेस्ट पीटीआई का इंटरेस्ट है। सो बेसिकली हमारी लीगल इनपुट है जो हमें मिली है, वो टेक्निकली वो उस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है, इनको चाहिए लार्जर बेंच बनाएं, 7, 8, 9, 10, 12 बंदों का, ये फुल कोर्ट बैठाएं, बल्कि फुल कोर्ट बैठाएं और वो उस फैसले को एनाल करें। उसके अलावा उनकी बेगम साहबा के बयानात, इनके अपने बयानात, उनके बारे में फिर जो जजमेंट्स आई हैं हमारे बारे में, खासकर ये जो अभी कोर्ट जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो तमाम जज साहिबान ने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कि असल फ्लॉ जो है वो इलेक्शन कमीशन के डिसीजंस में है। लेकिन हर दफा जो है वो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा वो इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वुड इंटरवीन। सर एक बात आती है कि आप लोग जजेस के हवाले से बड़े नामुनासिब और तल्ख अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको तौहीन अदालत के नोटिस भी इशू नहीं होते हैं। खासकर मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा को देखें, माफिया तक मांगनी पड़ गई। तो वो जो अदलिया की सहूलत कारी है वो कहीं ना कहीं तो कहा जा रहा है कि पीटीआई के लिए मौजूद है।
صاحب حل نہیں ہے ہمارے لیے بالکل صاحب. دیکھیے میں آئی ایم اے فرم بلیور کہ جو ریاست کے ستون جو ہیں اس میں سے سب سے امپورٹنٹ ستون جو ہے نا وہ عدلیہ کا ہے. سر آپ نے بھی تو کیا تھا نا, آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نہیں کیا, اٹارنی جنرل نے ان کو بتایا کہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ توہین عدالت کرتے ہیں, تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ کون ہے رؤوف حسن صاحب, انہوں نے کہا مجھ پہ تنقید کریں گے میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ بچپن میں امی کہتی تھی کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. دیکھیے اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت کچھ کیا تھا. میرا لنک جو ہے میرے بھائی سے جوڑنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ ہم نے تو اس کو بڑا ریلیف دیا ہے, جس کا جواب میں نے دیا تھا کہ ہم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اس عدالت سے جو فیصلے آتے ہیں وہ انصاف اور قانون کے مطابق آتے ہیں, تو یہ ریلیف کا لفظ جو ذرا غلط تھا, وہاں ریلیف تو نہیں ملا. اگر اسے کچھ ریلیف ملی ہے تو وہ آن دی بیسس آف لا ملی ہوگی نا, تو اس کا اور کہتے تھے کہ جی اس نے یہ بھی کہا کہ شاید میں اس سے جیلس ہوں. بھائی میں اپنے بھائی کو ریلیف ملنے یا جو کچھ بھی کہہ لے, انصاف میں کہوں گا, انصاف ملنے سے میں کیوں جیلس ہوں. کون کہتا تھا کہ آپ اپنے بھائی سے جیلس ہیں؟ کس نے کہا؟ مجھے نہیں پتا, تو انہوں نے کہا ہے. یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے عدالت میں کہا ہے, عدالت میں کہا ہے, عدالت میں کہا ہے. ایک یہ چیز بڑی آپ کی جماعت کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوجود دوا کی. اب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ حالات آپ کے بدل رہے ہیں اور کوئی دوا کا اثر ہوگا یا دوا کام کرے گی؟ میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے کیسز جو ہیں وہ بڑے زبردست طریقے سے شروع ہوتے ہیں, ایک عدالت سے آپ کو ریلیف بھی مل جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ کہیں نہ کہیں سے ریلیف ختم ہو جاتا ہے اور معاملات زیرو پہ آ جاتے ہیں. ابھی یہ دیکھ لیں ٹریبونلز والا, پنجاب ٹریبونلز والا جو کیس ہے اس کی مثال سامنے. پنجاب ٹریبونلز جو تھے وہ اچھے بنے تھے, جسٹس شہزاد صاحب نے ٹھیک بنائے تھے. اب کیا ہوا ہے؟ آئینی تھے یا نہیں؟ آرٹیکل 219 کے مطابق تھے یا نہیں؟ آئینی تھے, لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پریشر پڑا ہے, وہ انہوں نے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کی ہے, اور اب پھر پریزیڈنٹ کی موجودگی میں جو بینچ ہے انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا ہے اس فیصلے کو, اور کہا ہے جی کہ اب یہ الیکشن کمیشن اور جو نئی وہاں چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. تو یہ ڈیفینیٹلی وہ جو بینچز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یہ اب ریٹائرڈ ججز کے بینچز بنیں گے جن سے مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے. سر یہ ٹریبونلز بنانا کس کا اختیار ہے؟ آئین کا آرٹیکل 219 کیا کہتا ہے؟ ہماری لیگل انپٹ ہے کہ یہ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ جس ڈومین میں ہے وہاں کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. لیکن یہاں پہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی مرکزی پالیسی سامنے نہیں آتی.